हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। हमारी इस सीजीएल 2022 की जीएस पेपर सॉल्यूशन की सीरीज की एक और शिफ्ट का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट्स का हमने डिस्कशन किया है उसका कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया हुआ है। आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों ही चीज़ों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत की संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की एक किस प्रकार की प्रणाली आपको नजर आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक आपका सॉवरेन सॉवरेन का अर्थ क्या होता है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। हम अपने डिसीजंस इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स से संबंधित अपने खुद लेते हैं। हम किसी के अधीन काम नहीं करते हैं। सोशलिस्ट यानी कि हम यहाँ पर समाजवादी कामों को लेकर ध्यान देते हैं साथ सो दैट के हर किसी के उत्थान और उनके बेटरमेंट पर कार्य किया जा सके। सेक्युलर यानी कि हमारे स्टेट यानी कि हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोगों का खुद का यहाँ पर राज होगा जो कि चुनकर अपनी एक संसदीय प्रणाली से अपनी सरकार को सामने लेकर आएंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिलता है। लोग चुनकर आपके संसद के अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद आपके लॉज कानून इन सभी चीज़ों को आपका स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी, बेसिक सी चीज़ है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात हो रही है तो लगे हाथों आपको ये पता होगा कि जो अप्रूवल था संविधान सभा का आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब दिया गया था। वो दिया गया था नवंबर 26 1949 को। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये आपका इफेक्ट के अंदर कब आता है यानी कि कब से ये आपका लागू होता है, तो सभी को पता होगा जनवरी 26 1950 आपको इसको लेकर याद रखना होता है। याद रखोगे। बाकी डिस्कशन हम आगे भी करेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अहमदनगर को अंत में मुगलों द्वारा किस साल आपका मिला दिया गया। तो अहमदनगर को मुगल्स के साथ फाइनली एनेक्स करने को लेकर आपका ये सवाल था। तो देखो अहमदनगर को जो फाइनली एनेक्स किया गया वो किया गया 1637 के अंदर। 1637 के अंदर किया गया जो कि आपके विकल्प के अंदर दिया ही नहीं गया था। तो ये सीजीएल वालों ने इसका सभी को आंसर दिया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि अहमदनगर को फाउंड करके उसको अपनी कैपिटल बनाने का जो कार्य था वो आपका 1494 में हुआ था। 1494 में हुआ था। फिर आपको नजर आता है कौन आपका शाहजहां। शाहजहां फाइनली कहता है कि भाई चलो अब इसका कुछ करो और इसको फिर अपनी मुगल सल्तनत के अंदर यानी कि मुगल साम्राज्य के अंदर इसको ऐड करने का काम करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय फसलों में से किसे उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो 25 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर की इस फसल को आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो अगर हम बात करते हैं ना आपके किसी भी ऐसे फसलों से संबंधित आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले सवालों की, तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार की नजर आती हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा आपसे आपकी खरीफ फसल की। जो आपकी खरीफ फसल होती है ना ये आपकी रिक्वायर करती हैं कि भाई हमें 25 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर का तापमान चाहिए ही और हमें वहां पर ह्यूमिडिटी भी चाहिए। तो इसमें आपको नजर आती है इंपॉर्टेंट फसल आपकी फसल के रूप में आपका चावल यानी कि राइस। तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके बनते रहते हैं, फसलों से संबंधित बनते हैं। मैंने आपकी बाकी की शिफ्टों के अंदर भी आपके साथ फसलों पर जिक्र किया है। आगे भी मैं आपको बताता चलूंगा। अगला सवाल है आपसे पूछ रहा है कि इस विकल्प के अंदर आपका क्या आएगा जिसका टाइम के साथ जो ग्राफ बनता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी कि गति को दर्शाता है। भाई गति की बात करता हूं, आप सभी को पता है कि आपकी जो स्पीड होती है तो चाल बराबर क्या होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपकी दूरी या फिर समय यानी कि आपका यहाँ पर टाइम तो दिया गया था तो यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, डिस्टेंस आएगा आपका। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपको किसी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता विकल्प नंबर बी। आई होप पता चला होगा। कोई ऐसे बहुत खतरनाक सी चीज तो इसके अंदर थी नहीं। एकदम बेसिक चीजें ही होती हैं, आपने बचपन में पढ़ी होंगी, 8वीं 9वीं क्लास के अंदर भी इसको पढ़ाया जाता है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि जो आपका कोलेरा होता है उसके अंदर पोषक तत्व की भरपूरता आपको किसकी नजर आती है। विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेला रिच इन। सवाल आपको मेरे ख्याल से सभी को पता चल गया। अब ये जो नाम दिया गया है यहाँ पर क्लोरेला, ये होता क्या है। तो ये भाई आपका एक ग्रीन एल्गे होता है यानी कि एक आपका हरा शैवाल होता है जिसको आप एक स्पेस एल्गे के रूप में भी जानते हैं। इसको स्पेस रिसर्च के अंदर जनरली यूज करा जाता है।
वहाँ पर आपको पता है कि जितने भी आपके स्पेस साइंटिस्ट जाते हैं, उनको प्रोटीन और इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपका क्लोरेला है, ये आपका ग्रीन एल्वे के ग्रुप में वहाँ पर ले जाया जाता है, जिसके अंदर आपको रिचनेस नज़र आती है प्रोटीन की। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी थी। अगला सवाल है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में इन 4 विकल्प में से किसको चुना गया? भाई देखो, आप सभी को पता है कि आपके जो अपॉइंटमेंट वाले टॉपिक होते हैं ना, उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर मैंने अपॉइंटमेंट के संबंध में आपके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज़, मंथली वाइज़ वीडियो बना रखी हैं। और आपसे मैंने स्टैटिक जीके के फॉर्म में ऐसे भी टॉपिक डिस्कस करे हैं, जहाँ पर मैं पहली बार अगर किसी का नाम या फिर पहली महिलाओं का किसी पद पर नियुक्त होना या फिर किसी भी क्षेत्र में उनका योगदान आप देखते हैं, तो उससे सवाल पूछे जाते रहता है। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पद पर जिसे नियुक्त किया गया, उनका नाम आपको बताना था। तो ये है आपकी नल्लाथम्बी केलासेल्वी। इनका प्लीज नाम याद रखिएगा। लिथियम आयन बैटरीज के लेकर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर। तो इनको अपॉइंट करा गया था और ये पहली ऐसी महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी जिनको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर नियुक्त किया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैकमोहन लाइन होती है, वो एक ऐसी रेखा है जो कि चीन और भारत को आपका अलग करती है। तो भारत के कौन से राज्य के अंदर ये आपकी चाइना के साथ आपको सेपरेट करती हुई नजर आती है? आपने अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना होगा। आपने चाइना के ट्रूप्स के साथ यहाँ पर मल्टीपल इंडियन आर्मी के क्लैशेस भी सुने होंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है आपका मैकमोहन लाइन का सेपरेशन इंडिया चाइना के बीच में, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर नजर आता है। ठीक है, बेसिक सी चीज है, कुछ इसमें कठिनाई तो थी नहीं। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन है जिसका गठन आपसे पूछा गया है कि किस साल आपका करा गया। अब देखो, जब हम इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो इसका आप ऐसे मान लीजिएगा कि बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का गठन किया गया जो कि हमारे देश के नेशनलिज्म के रूट्स को तैयार करने के लिए काम करते थे, या फिर भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन्होंने हमेशा काम किया। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भैया ये जो पेरिस इंडियन सोसाइटी है, आप इसके गठन का ईयर बता दीजिए। तो 1905 आपको इसमें याद रखना है, जिस साल आपकी पेरिस इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया। ये आपको एक छोटी सी बात है, इसको आपको याद रखना है। रेगुलरली ऐसे सवाल आपके बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि अभी भी हमारे देश की करंट राष्ट्रपति के रूप में आपको नजर आती हैं, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी हमारे देश की? तो पिछले साल की करंट अफेयर की न्यूज़ की खबर थी, 15वीं प्रेसिडेंट के रूप में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी नजर आती हैं। इसके बाद अगर आप में से ये पूछा जाए कि भाई बताइए कि इनको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो इनको अलग-अलग नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जाएगा कि भाई मतलब जो पहली महिला थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन रहीं, इसको लेकर भी आप याद रखिएगा। आपको इसमें याद रखना है प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल के बाद ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में हमें नजर आई। ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं कि ये आपकी कहाँ से आती हैं। तो देखो, ये आपकी उड़ीसा राज्य से आपकी आती हैं। तो ये कुछ कुछ बातें थी, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है, वो आपकी क्या है? एकदम आसान सा सवाल है। आपसे जो ये इकाइयाँ होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो किलोवाट आवर में आप इस्तेमाल करते हैं आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वाणिज्यिक इकाई को। ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में आप इसको कैलकुलेट करते हैं। आसान है, इससे ज़्यादा आप क्या ही इसके अंदर मैं बताऊँ। 1610 के आरंभ में बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं के अपने नए आविष्कृत दूरबीन के साथ किसने खोज करी थी? 1610 की मैं बात कर रहा हूँ। किसने डिस्कवरी की अपने नए इन्वेंटेड टेलीस्कोप से? क्या कि जुपिटर है उसके 4 मून्स हैं, यानी कि जुपिटर के 4 चंद्रमा हैं। पहली चीज तो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, गैलीलियो गैलीलिया इनका नाम है। इटालियन एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट के रूप में आपके नजर आते हैं। इतना मेरे ख्याल से आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज, इनको बोला जाता है फादर। किसका फादर? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे आ जाइए। भगवान कृष्ण का जन्मदिन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि भाई आपके ये जो फेमस फेस्टिवल्स
से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपके पेपर के अंदर बनती हैं। तो भगवान कृष्ण जी का जो बर्थडे है वो आपके किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जन्माष्टमी के नाम से, ठीक है? तो याद रखना है मुख्य हिंदू त्योहारों के रूप में आपका ये जाना जाता है। अच्छा सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश के अंदर देखा गया, उसके कई सारे गोल्स थे। इन 4 में से आपको ढूँढ के बताना है कि कौन उनके उद्देश्यों में नहीं नज़र आता है। भाई देखो, फार्मर्स हमारे देश के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं 1960s के अंदर, जहाँ पर आपको HY सीरियल वैराइटीज़ भी नज़र आती हैं, जिनको हम हाई यील्डिंग सीरियल वैराइटीज़ भी बोलते हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि इन 4 विकल्प में से कौन-सी चीज़ थी जो कि आपकी इससे संबंधित नहीं है या फिर उससे रिलेटेड सही नहीं है, तो पहला आपको दिया गया है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आपको राइज़ करना था, यानी कि वृद्धि करनी थी, बिल्कुल ठीक है। ये कि मुत्य मुख्य उद्देश्य ही था। फर्टिलाइज़र्स के यूज़ को लेकर क्या यहाँ पर यूज़ करने का एक उद्देश्य रखा गया? बिल्कुल रखा गया। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के अंदर क्या वृद्धि करने का उद्देश्य रखा गया? बिल्कुल रखा गया। क्या इरिगेशन को एक्सपेंड करने का यहाँ पर एक उद्देश्य था? सिंचाई के अंदर विस्तार को लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका कोई संबंध नज़र आता है? तो ये आपका गलत है। सिंचाई के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन का इस प्रकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है? तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन आपका यहाँ पर नहीं बनता। अगला सवाल है, हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किसका उपयोग किया जाता था? कौन से वो मेटल हैं 4 विकल्प में से जिनका इस्तेमाल होता था हड़प्पन साइट्स के अंदर एज वेपन्स बनाने में या फिर आपके टूल्स बनाने में? कॉपर आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत सारे जो कॉपर टूल्स और वेपन्स हैं वो डिस्कवर करे गए आपके हड़प्पन अलग-अलग स्थलों से, जिसमें कि आपको एक्स यानी कि आपकी कुल्हाड़ी के रूप में, आपके सॉज़, आपके चिज़ल्स, नाइफ्स, इस प्रकार के मल्टीपल चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन की बात हो रही है, सभी को पता होगा आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में आपको ये सभ्यता फ्लरिश करती हुई नज़र आती है, ठीक है? मेनली आपको रावी रिवर के केंद्र पर या फिर उसके आस-पास आपको सेटल नज़र आती है। किसने डिस्कवरी करी थी इसकी? तो ये भी आपको याद रखना है, दयाराम आर्कियोलॉजिस्ट थे, साहनी जी के द्वारा ये आपकी डिस्कवरी करी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? मैं एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा हूँ, यूनियन की, वो इन 4 विकल्प में से किसके पास निहित नज़र आती है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे देश का ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको वहाँ पर नज़र आते हैं। तो हमारा एक आर्टिकल है संविधान के अंदर जिसको आर्टिकल नंबर 53 के सब क्लॉज़ 1 में रखा जाता है। ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो आपका मेजॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में नज़र आएँगे। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति जी क्या होते? करेक्ट आंसर होते आपके इस सवाल का। प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है? अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह आपको इन 4 विकल्प में से कौन से क्लासिकल डांस के संबंधित नृत्यक नज़र आते हैं? तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि अलग-अलग आपके डांस फॉर्म से संबंधित लोग और इन लोगों को कब-कब, कौन-कौन से अवार्ड दिए गए? इससे रिलेटेड एसएससी ने सवाल पूछे। वेम्पति चिन्नास्वामी 1998 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। ये आपके कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से संबंधित हैं, ठीक है? याद रखना है, एक लेजेंड है, काफ़ी बड़ा नाम है। बाकी मैंने पिछली शिफ्ट्स की वीडियो के अंदर भी आपके साथ अलग-अलग क्लासिकल डांसेस की बहुत सारी डिटेल्सिंग डिस्कस करी हैं। उस फ्रीडम फाइटर का नाम आपको बताना है जिन्होंने एक स्लोगन दिया, उस स्लोगन का नाम है डू और डाई, सभी को पता है, महात्मा गांधी जी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? कोई इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। आईएनसी का एक आपका एक इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन था जहाँ पर गांधी जी ने इसमें बात करी, अगस्त 9 1942 वाला ये आपका टाइम था, जहाँ पर ये आपका क्विट इंडिया कैंपेन के दौरान गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया। अगला सवाल है, जून 2022 में निपुण स्कीम को लॉन्च किया गया फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ होम। तो इम्पोर्टेंट स्कीम्स और ये सब चीज़ों को लेकर आपके पेपर में आपसे सवाल पूछे गए। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर मंथ वाइज मैंने सरकारी स्कीम्स को आपके साथ डिस्कस किया है। तो निपुण स्कीम की जब बातें होती हैं तो हम यहाँ पर मजदूरों को स्किल या फिर ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, ठीक है?
याद रखोगे निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, इसका नाम है निपुण स्किल के अंदर हम किसको स्किल कर रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर बताया। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको आपका इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर थे उस टाइम पर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों के रूपों में से कौन सा गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा एसोसिएटेड नहीं है स्टेट ऑफ गुजरात से? अब देखो हमें अगर पता होगा कि कौन सा जुड़ा हुआ है तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है होजागिरी। होजागिरी ये आपका त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस के रूप में आपको नजर आता है। इसके अलावा आपको पता होगा डांडिया, आपका भवाई और आपका गरबा, ये तीनों के तीनों आपके गुजरात राज्य के इम्पॉर्टेंट फोक डांस के रूप में नजर आते हैं। आगे आइए। 1655 में ग्रहों के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के छल्लों का सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। पहला व्यक्ति कौन था 1655 में जिसने एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया कि सैटर्न की रिंग एक डिस्क के तरीके से उसके आपके चारों ओर नजर आ रही है। अब देखो ये जो सवाल होते हैं ये आपको बस एक पॉइंटर्स के रूप में याद रखने होते हैं। ये हैं आपके क्रिश्चियन हुगियंस, याद रखोगे, प्लीज याद रखिएगा कब की बात है, नाम क्या है, कौन से प्लेनेट के डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको चारों ओर दिखने वाली रिंग्स को। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर महीने में भारत में कौन से मौसम के अंतर्गत आपको नजर आते हैं? मैं अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की बात कर रहा हूँ। इन चार में से कौन से सीजन्स नजर आएंगे? इन्हें कहते हैं हम आपकी शरद ऋतु, ठीक है। ऑटम जो कि आपके पोस्ट मॉनसून सीजन के रूप में यानी कि मॉनसून के बाद वाले सीजन के रूप में नजर आता है। याद रखोगे, पता होता है वैसे तो सबको। चलिए भाई, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी करी? 2010 का टाइम है, समर यूथ ओलंपिक गेम्स का फर्स्ट एडिशन आयोजित किया गया था, इसको लेकर आपका सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा था। आंसर रहेगा आपका सिंगापुर, ठीक है। तो ये पहला था जिसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया। बाकी मैंने आपसे ऐसे गेम्स के बारे में पिछली शिफ्ट्स के अंदर भी डिस्कशन किया है, आगे भी मैं करूँगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रिकेट के स्टंप्स होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? तो भाई 28 इंचेस उसकी हाइट होती है। तो ये स्पोर्ट्स से संबंधित आपकी कुछ कुछ बातें पूछ ली जाती हैं। स्टंप आप सभी को पता है कि जो प्लेयर होता है जहाँ पर वो खड़ा होता है उसके हाथ में बल्ला होता है, बॉल जब निकल कर लगती है तो स्टंप्स पे लगती है, ठीक है। तो उसकी इंच कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है? 28 इंच। अगला सवाल है, आपको पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह की विशेषता इन चार विकल्प में से कौन सी है? Which of the following is a feature of a self help group? क्या ये ग्रुप आपका टेक केयर करता है डेब्ट रिकवरी का? पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि अगर इनको अपने कर्ज को क्या करना हो, वापस करना हो, रिकवरी करनी है तो ये खुद ही करते हैं उसको। तो यही कहलाते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये आपकी इस शिफ्ट का अंतिम सवाल है। रुक्मणी देवी अरुंदले जो कि एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में आपको बताना है किससे संबंधित है। मैंने पता नहीं कितनी बार इसका डिस्कशन किया है। रुक्मणी देवी अरुंदले आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हिंदू स्टाइल इंडियन क्लासिकल डांस के रूप में आपको भरतनाट्यम नजर आता है। मैंने कई बार इन सवालों का जिक्र आपसे किया है। तो ये था आपका एक और शिफ्ट। अगली क्लास में मिलूंगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन वाला बटन प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने बाकी की शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करके भी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन्हें भी यूज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। अगली क्लास में मिलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना।